अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज का आज 36वां लेक्चर है, जो कि है टीम 2। यानी कि टीम हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे टीम के बारे में, जिसमें हमने लीडरशिप रोल पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे टीम नॉर्म्स। टीम नॉर्म्स ये होते हैं कि हर टीम के वर्कर की, टीम के ग्रुप मेंबर्स की दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अगर जो एक टीम अपने जो ग्रुप वालों की एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखती है, तो एक अच्छी टीम होती है। यानी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक गोल होता है, वो एक अलग चीज़ है जिसके लिए उन्हें मिलकर काम करना है, लेकिन उसके बावजूद हर ग्रुप की दूसरे ग्रुप मेंबर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। दूसरी चीज़ है टीम कोहेसिवनेस। टीम कोहेसिवनेस है कि टीम के अंदर बाइंडिंग कितनी है, वो कितनी मजबूत है, उनकी आपस में बिलोंगिंगनेस कितनी है। तो 4 वेज टू कोहेसिवनेस, यानी कोहेसिवनेस को स्ट्रॉन्ग करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला है इंट्रोड्यूस कंपटीशन, कि हम 3 से 4 ग्रुप बना दें और हर ग्रुप में अगर कंपटीशन करवा दिया जाए, तो दूसरे ग्रुप से कंपटीशन करने के चक्कर में जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, उनकी आपस में कोहेसिवनेस, बाइंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो कोऑर्डिनेशन है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है इंक्रीज़ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, कि जो लीडर है वो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करे, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के लोगों से बात करे, उनसे जो है वो उनको जानने की कोशिश करे। इससे वो ये होगा कि वो उसके कॉमन गोल्स के लिए इंसान में कौन सी की वैल्यूज़ हैं, कौन से इंसान में कौन सी जो है वो सलाहियतें हैं, उसे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, और इससे भी जो है वो टीम बाइंड होगी आपस में, जब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद इंक्रीज़ इंटरेक्शन, यानी एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन थी कि लीडर और एम्प्लॉय के दरमियान इंटरेक्शन होनी चाहिए, और एक है इंटरेक्शन जो ग्रुप के अंदर लोगों की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक वर्क सिचुएशन में जो लोग काम कर रहे हैं कि हर इंसान को ही पसंद करता हो, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ आप वर्क प्लेस पे काम करने की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हो। तो जब आप ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना होगा, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उनकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है क्रिएट कॉमन गोल्स एंड कॉमन फैक्ट्स, यानी उनको एक गोल और एक मंजिल दो। यानी एक ग्रुप अगर काम कर रहा है तो उन सब के फोकस एक होने चाहिए। अगर सबकी मंजिल एक होगी तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जिससे उनकी कोहेसिवनेस बढ़ेगी। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। टास्क इंटरडिपेंडेंस, कि किसी एक इंसान का जो काम है वो दूसरे पे इन्हिसार करता हो। यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि एक बंदे का काम है तारें सीधी करना, दूसरे का काम है काटना। तो एक काम जो तार काटेगा तो उसके बाद ही दूसरे बंदे का काम शुरू होगा कि वो उस तार के पीस को सीधा करेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस टास्क होगा, जिसकी वजह से उन दोनों को ज़्यादा इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग मजबूत होगी। दूसरी चीज़ है ग्रुप सेंस ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी कहते हैं इफेक्टिवनेस को, कि यानी ग्रुप के सारे लोगों का ये बिलीफ होना चाहिए कि अगर हम ग्रुप में रह के काम करेंगे तो हमारे ग्रुप की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है आउटकम इंटरडिपेंडेंस, कि ग्रुप के हर बंदे को इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि मैं अकेला जो है वो इस ग्रुप के गोल को अचीव नहीं कर सकता जब तक मैं दूसरे बंदे के साथ मिलकर काम ना करूं। यानी ग्रुप के सारे लोग अपनी आउटकम के लिहाज से भी इंटरडिपेंडेंट हो, उन्हें पता हो कि हम ग्रुप एफर्ट करेंगे तो ही हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। अगर ये फैक्ट्स उन्हें पता होंगे तो फिर वो सारे मिलकर काम करेंगे और उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी कोहेसिवनेस बढ़ेगी। फिर उसके बाद है मेकिंग टीम इफेक्टिवनेस। बहुत से मैनेजर्स और ये बात करते हैं कि कमेटीज़ बनाना और इस तरह के ग्रुप्स बनाना ये सारी टाइम वेस्टिंग है, तो ये फिर इनकी मीटिंग्स वगैरह करना। लेकिन अगर हम अच्छे ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स के अंदर जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनमें अगर अच्छी बाइंडिंग हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, तो वो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इनको किस तरह से जो है वो इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके लिए एक चीज़ है कि मीटिंग्स अरेंज की जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स की मीटिंग्स अरेंज होंगी, वो एक दूसरे के साथ अपने जो है वो व्यूज़ शेयर करेंगे, तो वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हमने मीटिंग की बात की, तो मीटिंग करने से पहले क्या है, द एजेंडा और ऑल सपोर्टिंग मटेरियल फॉर द मीटिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स, कि आपने अगर मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग में जो बात होगी, जिस मौजू पे बात होगी, जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, उस सब का एक एजेंडा जो है और एक लिस्ट बना के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, ताकि आने वाले को पता हो कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे क्या बात करनी है, फिर वो अपने व्यूज़ ईजी तरीके से दे सकेगा। उसके बाद मीटिंग का एक स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए, एक एंडिंग टाइम होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर हमने आना है, इस टाइम पर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा कमेटी की अथॉरिटी जो है वो कमेटीज़ अथॉरिटी शुड बी नन, सबको पता होना चाहिए कि कमेटी की अथॉरिटी किसके पास होगी, यानी हमने किसने एडवाइस करना है, किसको रेकमेंड करना है, क्या चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी सारी चीज़ें सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या काम कर सकता है। उसके बाद चेयरपर्सन जो है, या तो वो सिलेक्ट किया जाता है, जो सिलेक्ट किया जाता है, या तो इलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। एक तो ये होता है कि मैनेजर खुद सेलेक्ट कर देता है कि ये आप लोगों का चेयरपर्सन होगा। कुछ ऐसे होते हैं और कुछ होते हैं कि ग्रुप लीडर्स मिलके जो है ग्रुप के लोग मिलके अपना इलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी चेयरपर्सन हो, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे इलेक्टेड हो, उसको उसकी एबिलिटी के
लिहाज से सिलेक्ट किया जाना चाहिए कि क्या वाकई वो मीटिंग्स को एफिशिएंट तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकता है या नहीं। उसके बाद एक कमेटी का ऑप्टिमम साइज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी ये डिपेंड करता है आपके चेयरपर्सन पर कि वो कितने लोगों को एक साथ जो है वो कंट्रोल कर सकता है, उनको अच्छे तरीके से संभाल सकता है, उनके मैटर्स को देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, तो वो मीटिंग्स अच्छे तरीके से होंगी और ग्रुप की कोहेसिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम शुरू करेंगे वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजर की इफेक्टिवनेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी तरक्की के लिए बैकबोन होती है। कम्युनिकेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ना मिशन हो सकते हैं, ना गोल्स, ना ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी जो है वो अचीव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मोटिवेशन करोगे, लीडरशिप करोगे, टीम वर्क करोगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन ये अच्छी नहीं है, आप अपनी बात कह ही नहीं सकते हो, एक लीडर में ये चीज़ ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके, तो कभी भी वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेगा। कम्युनिकेशन होती क्या है, यानी ट्रांसफ़र करना इन्फॉर्मेशन का एक इंसान का दूसरे इंसान को या एक जगह से दूसरी जगह, ये कम्युनिकेशन कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन की देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन थ्रेड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी जिस तरह एक धागा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ मोतियों को एक लड़ी में पिरो देता है, इसी तरह मैनेजमेंट प्रोसेस में जितनी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, टीम वर्क, इन सब को एक लड़ी में पिरो देती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से इन सारी चीज़ों को इंटर रिलेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर एक मैनेजर को आती हो, तो फिर उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो लोग हैं उनके टैलेंट्स का पता चलता है। जब वो इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे सामने वाले बंदे में कितनी एबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। उसके बाद है मैनेजर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपना टाइम कम्युनिकेशन में स्पेंड करना पड़ता है, उन्हें ही जो है वो थिंकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, अल्टरनेटिव्स जो लोग पेश कर रहे हैं उनमें से वन बेस्ट चूज़ करना है, तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में गुजरता है। कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, टेलीफोनिक भी हो सकती है, और वो मुख्तलिफ लोगों से भी हो सकती है, कभी एम्प्लॉयज़ से होगी, कभी सुपरवाइज़र से, कभी सप्लायर से, कभी कस्टमर से। तो इन शॉर्ट मैनेजर को ये काम सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए उसका ये जो टैलेंट है ये इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी प्रोसेस बाय विच पीपल सीक टू शेयर मीनिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ सिंबॉलिक मैसेजेस। इंटरपर्सनल ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जिसमें लोग जो है वो अपने जो है मीनिंग शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने मैसेज को सिंबॉलिक तरीके से, यानी एक फॉर्मल ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है कम्युनिकेशन, कि वहाँ पे जो बात होती है वो सिंबॉलिक तरीके से होती है, यानी कोड वर्डिंग्स में होती है, उनको सामने वाले ने खुद डिकोड करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो कम्युनिकेशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये ट्राई करने की कोशिश की जा रही होती है कि लोग एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। कम्युनिकेशन में जो है वो शेयर्ड मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप लोग अगर मतलब बात कर रहे हैं, एक इंसान मेरा अगर नॉलेज ऐसा है, मतलब मैं जैसे उर्दू में बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि सामने वाले को उर्दू समझ में आती हो, यानी कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि शेयर्ड मीनिंग्स, यानी जो बात मैं कर रही हूँ उसका मतलब आपको भी समझ में आ रहा हो, जो लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ उसका वही मीनिंग आप भी निकालें जो मैं निकाल रही हूँ। शेयर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन में सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, सिम्बल्स होते हैं, जेस्चर्स, इशारे होते हैं, साउंड होती है, लेटर्स होते हैं, नंबर्स, वर्ड्स, सब कुछ होते हैं। तो ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ रहे हों, और हर एक का बेटर और बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।